11th क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बट पढ़ करके जवाब देंगे तो आंसर निकल जाएगा, अगर आपने डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़ा है तो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है, ये कहता है कि आर टेस्ट वाज टेकन ऑन नेचर ऑफ डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ डीएलएड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। यानी एक टेस्ट बनाया गया कि विकास की प्रकृति, यानी डीएलएड में जब आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करते हैं तो विकास की प्रकृति यानी विकास चैप्टर पढ़ते हैं आप, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो विकास जो वृद्धि एवं विकास की बात है, नेचर कैसा है डेवलपमेंट का, इसको लेकर के एक टेस्ट कंडक्ट हुआ है आपकी टीचिंग ट्रेनिंग के टाइम पे। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं था, यानी किसने सही जवाब नहीं दिया। सिंपल देखना है, 3 बच्चे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है पहले ये पढ़ लो, राइट एनी 2 पॉइंट्स ऑन द नेचर ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की प्रकृति पे कोई भी 2 बिंदु या 2 पॉइंट लिखने हैं। 3 बच्चों ने लिखे और आपको पहचाना किसने गलत लिखा है, नॉट लिखा हुआ है ना, वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। ठीक, तो अनीता एक बच्ची है, वो कहती है इट्स अ ब्रॉड डोमेन, यानी विकास एक क्या है, विस्तृत दायरा है। हाँ, ब्रॉड होता है विकास, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ जाएगा, लर्निंग, मैच्योरिटी, ये सब आ जाएगा। इट्स मल्टी डायरेक्शनल, बहुदिशीय है, यानी कई दिशाओं में होता है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। ये सही दे रही है अनीता जवाब, हमको गलत चाहिए। सीता क्या कह रही है, इट कंसिस्ट ऑफ क्वालिटेटिव चेंजेस एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस, यानी गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह के चेंजेस विकास में आते हैं, ये बात भी सही है। सेकंड, ये क्या कह रही हैं, दूसरे पॉइंट में कह रही हैं इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड फंक्शनल चेंजेस, यानी विकास की प्रक्रिया में संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक परिवर्तन दोनों शामिल हैं। यानी डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव, स्ट्रक्चर में चेंज, कि आपके शरीर के संरचना में परिवर्तन हो रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, ये स्ट्रक्चर है, जिसको ग्रोथ भी कहते हैं, तो विकास का हिस्सा हो गई वो। फंक्शनल चेंजेस क्या है, बच्चा पहले से सुंदर लिखने लगा, पहले से बेहतर अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लगा, पहले से बेहतर चीजों को जल्दी समझने लगा, ये फंक्शनल है। इसको आप माप नहीं सकते कि 250 ग्राम समझ बढ़ गई कल से आज तक। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यानी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार के परिवर्तन विकास में आ जाते हैं, तो ये बात भी सही है। तो अनीता ने भी सही जवाब दिया है और सीता ने भी। अब बची है गीता, तो गीता को तो गलत जवाब देना ही पड़ेगा, तभी आंसर मिल पाएगा हमें। फिर भी दोनों पॉइंट देख लेते हैं। इट प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, गलत जवाब दे दिया गीता ने। सीता ने, नाम क्या, गीता, हाँ, गीता को कहना था जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है विकास, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं जाता, स्पेसिफिक टू जनरल नहीं जाता। पहले आप नॉर्मल हाथ चलाना सीखते हैं, बाद में लिखना सीखते हैं, यानी सामान्य क्रिया करता है। पहले बच्चा रोएगा भी तो पूरे शरीर से रोएगा, बाद में जाकर के वो प्रॉपर जो है आंसू पोंछ के 2 उंगलियों से आंसू पोंछ लेगा। ये स्पेसिफिक एक्टिविटी है, विशिष्ट है, स्पेशल है। ठीक, तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जब बच्चे को आप शुरुआत में कुछ देते हैं तो वो दोनों हाथों से, पूरे हाथ से पकड़ता है, एक ग्लास भी छोटा सा या पेन भी, बाद में वो सिर्फ एक उंगली और अंगूठे की मदद से किसी पेन को पकड़ सकता है, ये स्पेसिफिक है। तो जनरल टू स्पेसिफिक, ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल, प्रॉक्सिमो डिस्टल जाता है विकास। ठीक, ये इन्होंने उल्टा बता दिया, स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये पॉइंट सही था बट ये तो गलत हो गया। तो दोनों मतलब गीता को इस कॉन्सेप्ट में ठीक से क्लैरिटी नहीं है, गीता फंस गई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कमेंट्स में। यहाँ पे फंसने का मतलब क्या है, यहाँ पे कि गीता ने गड़बड़ कर दी जवाब देने में, तो ओनली गीता इज रॉन्ग और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग पे थोड़ा जोर डालते हैं, पता लगता है कि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कितनी है जब आप नए क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक प्रमुख क्षेत्र है या प्रमुख प्रकार है। शारीरिक विकास यानी फिजिकल, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, सामाजिक यानी सोशल डेवलपमेंट, या भाषा। कौन सा मेजर डेवलपमेंट, मेजर डोमेन समझते हैं आप, 3 ही है मुख्य, पीसीएस के साथ ई भी आ जाता है, मुख्य 3 ही है। अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल एक साथ आ जाता है। तो विकास के 4 मुख्य प्रकार हैं, उसमें भी 3 ही मान के चलिए, क्योंकि सोशियो इमोशनल आपका सामाजिक और सामूहिक एक साथ आते हैं। ठीक, तो ये ब्रॉड डोमेन है, बाकी सब इनके अंदर आ जाएंगे। जैसे मॉरल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट के ही अंदर आ जाएगा, अलग से वो बड़ा प्रकार नहीं है। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉग्निशन के अंदर चला जाएगा। ठीक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भाषा का विकास दिमाग के विकास से संबंधित है, तो लैंग्वेज हुआ, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। ठीक, जो मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, वो फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। तो मुख्य तो ये 3 ही प्रकार है, सोशियो इमोशनल लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक, बाकी सब तो इन्हीं के अंदर आ जाएंगे। तो लैंग्वेज यहाँ पे मुख्य प्रकार में नहीं आएगा, भाषा जो है वो सब टाइप है एक तरह से, वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। ठीक, और अगर आप देखेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी ब्रेन के आपके 2 हिस्से हैं, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो लॉजिक से जुड़ा हुआ है, यानी लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, वो सब यहीं आएगा। जो राइट हेमिस्फेयर है वो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, तो ये जो इतने भी क्रिएटिव काम है वो राइट में जाएंगे। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो सही है ब्रॉड डोमेन के लिए,
यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। फोर्थ नहीं आएगा क्योंकि फोर्थ जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ही आ जाएगा, वो ब्रॉड डोमेन में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अ सर्जन एंड अ मेकअप आर्टिस्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच स्किल्स। यानी एक सर्जन है, सर्जन जो ऑपरेट करते हैं, वो कबीर सिंह मूवी में जो शाहिद कपूर बने वो सर्जन है, बस थोड़े से खतरनाक सर्जन है, नशे वशे कर लेते हैं, तो वो वाला नहीं, मतलब मूवी में उदाहरण के तौर पे आप समझ लीजिए कि सर्जन जो ऑपरेट कर रहे हैं, सर्जरीज कर रहे हैं बेसिकली, वो सर्जन है। ठीक, एक सर्जन और एक मेकअप आर्टिस्ट किस प्रकार के कौशल के उदाहरण है, एग्जाम्पल है किस चीज के। मेकअप आर्टिस्ट समझते हैं आप, है ना, जो लोग मेकअप में महारत हासिल है जिनको, ठीक, ऐसे काजल लगा देते हैं जैसे आप सोच नहीं पाएंगे। ठीक, इधर आ जाओ, आप इधर उधर बातें नहीं करते हैं। आ सर्जन एंड अ मेकअप आर्टिस्ट आर एग्जांपल ऑफ विच स्किल। तो ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल की ही बात हो रही है यहाँ पे, जो कि आपकी मोटर स्किल्स क्या है, बेसिकली गत्यात्मक कौशल जिसमें गति होती है। GF गर्लफ्रेंड से याद रखना है, ग्रॉस टू फाइन जाता है, यानी पहले बड़ी मांसपेशियों का विकास है, बाद में फाइन मोटर। हाथ पैर चलाना पहले सीख लेता है बच्चा, लिखना बाद में सीखता है, तो ग्रॉस टू फाइन जाता है जो दिशा है। ठीक, अ सर्जन, सर्जन फाइन मोटर स्किल्स का इस्तेमाल करता है भाई, जब वो ऑपरेट करेगा, वो कोई भी एक टूल पकड़ेगा जिससे ऑपरेशन होना है, सर्जरी होनी है, चाहे वो आपकी कैंची हो, चाहे वो आपका चाकू हो, व्हाटएवर, ठीक, तो वो उंगलियों का इस्तेमाल करता है और आंखों का, तो छोटी मसल्स का इस्तेमाल है, फाइन मोटर स्किल्स। और वही मेकअप आर्टिस्ट भी अगर आंखों में कोई काजल या आईलाइनर लगा रहा है तो भाई वहां भी फाइन मोटर स्किल्स का ही एग्जाम्पल है। तो दोनों ही फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल है, ग्रॉस का नहीं है। सर्जन फाइन मोटर, मेकअप आर्टिस्ट फाइन मोटर, ठीक है, फिर भी बाकी ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। सर्जन फाइन मोटर, मेकअप आर्टिस्ट ग्रॉस, नहीं, फाइन मोटर ही है। सर्जन ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड मेकअप आर्टिस्ट फाइन मोटर स्किल, नहीं। तो सर्जन और मेकअप आर्टिस्ट दोनों ही सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। बात सही है या नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बैच को लेकर जितने भी डाउट है मैं अभी लास्ट में लूंगी आपके। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा और इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कुछ 30+ क्वेश्चन हैं, 31 के करीब, वो हम डिस्कस करेंगे। एक बार प्लीज असम आना इफ पॉसिबल, ईगरली वेटिंग टू मीट यू। बिल्कुल आएंगे ईशा, कई साल पहले हमने सोचा था। मैम अब आप स्माइल क्यों नहीं करते हैं? दर्द ज्यादा है जीवन में, मजाक कर रही हूँ। हम क्वेश्चंस में जो है व्यस्त हो जाते हैं और एनर्जी थोड़ी लो है। देखिएगा एक बार। हाँ चलिए फटाफट से बताओ, इधर उधर की बातें मत करो। हाँ कराते रहेंगे सारे चैप्टर का क्वेश्चन ऐसे ही। विक्की सीटेट बैच पर डिस्काउंट कर दो। मैम करा तो दिया चेतन, आज 25 तारीख से, परसों से और 3 नवंबर तक 300 का डिस्काउंट है कोई भी टीचिंग बैच अगर आप लेते हैं। और इससे जो है ज्यादा डिस्काउंट पहले कभी आया नहीं है और शायद ही आएगा, क्योंकि दिवाली है तो साल में एक बार ये कर सकते हैं, डिस्कशन करके ये बात तय हुई है। तो जो 999 का बैच आपको मिल रहा था अभी, उसमें और फर्दर 300 का डिस्काउंट होके वो मुझे लगता है आपको बेहद सस्ता मिल जाएगा। ठीक, चलो 699 का हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। अपार्ट फ्रॉम गांधी जी हु सपोर्टेड लर्निंग बाय हेड, हार्ट एंड हैंड। मतलब गांधी जी के अलावा किसने सर यानी हेड, हृदय और हाथ से सीखने का समर्थन किया? सर का मतलब, हेड का मतलब यहां आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, दिमाग के विकास से है। ठीक, हृदय का मतलब यहां इमोशनल डेवलपमेंट से, आपके इमोशंस से है। संवेग यानी बच्चे का जब मन भी होता है पढ़ने में, इमोशंस भी लगे होते हैं तो अच्छे से सीख पाता है। हाथ यानी यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है, शारीरिक विकास की। ठीक, तो गांधी जी ने तो इसको 3H की बात की ही है कि हैंड, हार्ट और हेड की शिक्षा। इसके अलावा ये जो कॉन्सेप्ट है इसको किसने सपोर्ट किया है? त्रिपुरा मैम, त्रिपुरा भी आएंगे सुनाई। जेबी वाटसन ने, ये तो एक बिहेवियरिस्ट व्यक्ति है, इनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखिए सिंपल, ये तो सब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आंसर पेस्टोलॉजी ही बचता है। पेस्टोलॉजी ने सपोर्ट किया है कि दिल, दिमाग और मन, इनको इन्वॉल्व किया जाए। गांधी जी भी यही कहते हैं, होलिस्टिक, पेस्टोलॉजी भी वही कह रहे हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जाओ आप, होलिस्टिक स्किल्स विकसित करो बच्चे में। होलिस्टिक का मतलब है सर्वांगीण, जहां बच्चे का शरीर, मन और दिमाग तीनों इन्वॉल्व हो। सिर्फ आप रट्टे ना लगवाएं, सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल ना हो। जब आपका इंटरेस्ट होता है किसी चीज में, मन लगा हुआ है, यानी आपको मुझसे पढ़ के अगर मजा आ रहा है, डिस्कशन में मजा आ रहा है, तो आप याद रखते हैं चीजें, दिमाग भी आपका लगा हुआ है क्योंकि पढ़ रहे हैं आप, कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं। और एक्टिविटी, ये जो आप कमेंट में करके बता रहे हैं कि ये जो है इसका आंसर ये होगा, या लिख करके देख ले रहे हैं, तो वो हैंड भी वहां पे इस्तेमाल में आ गया। ठीक, तो मतलब हैंड का मतलब लिटरली हैंड नहीं है, यहाँ पे फिजिकल एस्पेक्ट के इन्वॉल्व होने से है। तो वो काम जिसमें ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, या विकास के जो ये 3 प्रकार हम मुख्य रूप से कहते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, ये चारों जो है जब साथ में चलते हैं तो बेहतर डेवलपमेंट होता है। बुनियादी शिक्षा में भी गांधी जी इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। तो ये आपके, और जो आपका BS ब्लूम का टैक्सोनॉमी है उसमें भी यही बात हुई है कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, ये सारे एस्पेक्ट आने चाहिए।
कैप जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। मैं एक बार लिख भी देती हूँ क्योंकि ये पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है कई बार। तो बीएस ब्लूम भी कहीं ना कहीं यही बात कर रहे हैं अपनी टेक्सोनॉमी में, जो उन्होंने लर्निंग के कुछ डोमेन्स बताए हैं। कॉग्निटिव कैप बोलती हूँ मैं इसको, CAP कैप, सर पे लगाने वाली कैप से याद रख सकते हो। कैप मतलब कॉग्निटिव, ठीक, संज्ञानात्मक। अफेक्टिव यानी इमोशनल एस्पेक्ट, इमोशनल डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट, अफेक्टिव संवेगात्मक, ठीक। और साइकोमोटर जिसको कोनेटिव भी कह देते हैं। ये 3 मुख्य डोमेन बताए हैं सीखने के बीएस ब्लूम ने। तो ये वही बात होगी कि फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल जो है यहाँ आ जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, एनवायरमेंट इन मदर्स वूम्ब इज अफेक्टेड बाय, यानी माता के गर्भ में जो वातावरण है वो किससे प्रभावित होता है। यानी जब बच्चा कॉन्सेप्शन पीरियड में है, प्रेगनेंसी पीरियड या प्री नेटल स्टेज की जब बात हो रही है, माँ के गर्भ यानी मदर्स वूम्ब की जब बात हो रही है, तो वहां विकास या वो जो वूम्ब का एनवायरमेंट है वो किससे प्रभावित हो सकता है। सिंपल बात है, फटाफट से बताइए। मैचुरेशन तो बायोलॉजिकल है ना मैम, आपने बताया था। हाँ, बायोलॉजिकल का मतलब आपका हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है मैचुरेशन, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। आपकी हेरिडिटी निर्धारित करती है कि बच्चे के दांत कब निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि 15 साल में निकलेंगे, नहीं ना, वो हेरिडेटरी बायोलॉजी से आपके जेनेटिक मेकअप में है कि इस समय पे प्यूबर्टी हिट करेगी, इस समय पे दांत निकलेंगे, इस समय पे चलना सीख जाएगा। तो ये क्या है, मैचुरेशन है जो समय के साथ आता है। वो आप जबरदस्ती ट्रेनिंग दे करके नहीं कर पाएंगे। ट्रेनिंग का पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, बट ट्रेनिंग का कोई खास प्रभाव नहीं होता। एनवायरमेंट इन मदर्स वूम्ब इज अफेक्टेड बाय व्हाट, बताओ। इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखिए मदर्स वूम्ब का जो एनवायरमेंट है वो अपने आप में इंटरनल में आता है, जिसपे एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी प्रभाव पड़ता है कि माँ के घर में यदि बच्चा है तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया एक तरह से। और एक्सटर्नल फैक्टर यानी वो क्या खा रही हैं, किस तरह की ऑक्सीजन ले रही हैं, कोई वहां नेगेटिव केमिकल तो नहीं है ना, और इस तरह मतलब जो भी न्यूट्रिशन किस तरह का है, स्लीप कैसा है, स्ट्रेस लेवल क्या है माँ का, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। जो इंटरनल जो न्यूट्रिशन जा रहा है जिस भी सेंस में बच्चा वूम्ब में है उसको भी प्रभावित करेगा। तो इंटरनल और एक्सटर्नल या उनका जेनेटिक मेकअप कैसा है वो सब इंटरनल में आ जाएंगे। तो दोनों ही फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 16, देखिएगा, जवाब दीजिएगा। ब्रेन वर्क्स इन मिराक्युलस वेज सेड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। 12वीं कक्षा के एक बच्चे ने कहा कि जो दिमाग है वो अद्भुत तरीके से काम करता है, जो मस्तिष्क है हमारा। शी सेड आवर राइट ब्रेन कंट्रोल्स क्रिएटिविटी एंड आवर लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल्स लॉजिकल थिंकिंग, इज शी राइट। मतलब ये 12वीं की बच्ची कहती है कि उसने कहा कि हमारा दायां मस्तिष्क जो है यानी राइट ब्रेन वो रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को नियंत्रित करता है, और हमारा बायां ब्रेन यानी लेफ्ट ब्रेन से लॉजिक यानी तर्कात्मक जो चिंतन है वो जुड़ा हुआ है। क्या ये बच्ची सही है, बताइए। हाँ, सकलीन रजा कह रहे हैं और टीचिंग मेथड इज अमेजिंग, धन्यवाद जी। देखिए बताइए, फटाफट से बताइए। यानी ब्रेन जो है 2 हेमिस्फेयर में, 2 गोलार्ध में बटा हुआ है, यही बात हम अभी कर रहे थे, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, ठीक है। अब लेफ्ट ब्रेन उन्होंने कहा है लॉजिक से जुड़ा हुआ है, यानी साइंस मैथमेटिक्स जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके ब्रेन का, आपके दिमाग का, आपके मस्तिष्क का लेफ्ट हिस्सा यूज होता है। और जब आप राइट मतलब कोई भी काम क्रिएटिविटी का कर रहे हैं, चाहे वो आप ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, वो आपका राइट ब्रेन वहां पे ज्यादा एक्टिव है, ठीक। तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट ब्रेन से कनेक्टेड होता है, और राइट हैंड लेफ्ट ब्रेन से, ठीक। तो आपको सिंपली देखना, एल फॉर लॉजिक, एल फॉर लैंग्वेज, जो लॉजिक और लैंग्वेज वो लेफ्ट ब्रेन से ही संबंधित है, भाषा भी लेफ्ट ब्रेन में ही आएगी, ठीक। तो ये रॉन्ग है बच्ची या सही कह रही है? कह रही है लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल ब्रेन है, हाँ, और राइट ब्रेन क्रिएटिव है, सही है, सही तो कह रही है, शी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वह बिल्कुल सही है, ठीक। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट लेफ्ट ब्रेन से। ये आपके कॉन्सेप्ट्स कितने बेहतर तरीके से डेवलप हुए हैं, इसलिए 2-4 क्वेश्चन इस तरह के डलवाने जरूरी हैं, जिसमें चाहे वो क्वेश्चन उस तरह से एग्जैक्टली पूछा जाए ना पूछा जाए, बट आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वहां चेक हो जाए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ये क्या कहता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू डैश सबहेड्स। मतलब विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को व्यापक रूप से कितने उप शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कौन सी सब कैटेगरीज हैं। नहीं, प्रीवियस ईयर नहीं है भाई, नए क्वेश्चन है ज्यादातर क्या सारे ही, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल बेस्ड हो प्रीवियस ईयर पे, ठीक। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को व्यापक रूप से कितने उप शीर्षकों में यानी सब टॉपिक्स में बांट सकते हो आप कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, बताओ एक बार। 2 ही कारक हैं, या तो हेरिडिटी है या तो एनवायरमेंट है, तीसरा कुछ है ही नहीं, ठीक। तो 2 ही बचते हैं 2 कैटेगरीज में, या तो हेरिडिटी आपको प्रभावित करती है या एनवायरमेंट प्रभावित करता है, इन दोनों का प्रोडक्ट ही आप हैं। डेवलपमेंट क्या है, प्रोडक्ट है, गुणनफल है, आप कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी हेरिडिटी और एनवायरमेंट के, या फिर इन दोनों के प्रोडक्ट के।
ये साथ में कैसे अन्योन क्रिया कर रहे हैं। जैसे आपका इंटेलिजेंस जो है वो ज्यादा प्रभावित है आपकी जेनेटिक्स से, आपकी हेरिडिटी से, आपकी जो भी बायोलॉजिकल मेकअप है उससे। वहीं अगर आप बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन आपको कैसा मिल रहा है, एजुकेशन कैसी मिल रही है, टीचिंग मेथड्स कैसे हैं, आपके एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन है कि नहीं है, ये सारी बातें एनवायरमेंटल फैक्टर में आ जाएंगी। दो ही चीजें, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण का गुणनफल है। ध्यान रखिएगा गुणनफल है। कुछ क्षेत्रों में हेरिडिटी ज्यादा प्रभावी हो जाती है, जैसे आपकी आंखों का रंग हेरिडिटी से निर्धारित हो रहा है टोटली। आप लेंस लगा के चेंज कर लें बात अलग है, खुद से चेंज नहीं हो सकता कि मम्मी ये वाली आंखें पसंद नहीं है चेंज कर दो, अब नहीं होंगी, मिल गया जो मिलना। तो हेरिडिटी क्या है, स्टैटिक है, फिक्स्ड है, स्थिर है, बदल नहीं सकते आप ऐसे ही, बहुत जनरेशन में जाके चेंज होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंट की, तो एनवायरमेंट डायनामिक है, परिवर्तनशील है। आज आप गांव में रहते हैं, कल आप शहर में जा सकते हैं, वहां से अमेरिका जा सकते हैं, अमेरिका से गांव आ सकते हैं, जो भी आपका मन करे खेलते रह सकते हैं। यानी एनवायरमेंट चेंजेबल है, डायनामिक है। तो ये कई सारी बातें मैंने आपको यहाँ बताई। तो ये दो मुख्य रूप से दो बड़ी कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन, फिर उसमें पर्सनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाएंगे। उस तरह से भी आप देख सकते हैं बच्चे की एज क्या है और किस एनवायरमेंट में रहता है ऑल। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। अ गर्ल इज वेरी कॉन्शियस अबाउट हाउ शी लुक्स एवरी टाइम शी इज अबाउट टू गो आउट, शी इज इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। एक लड़की है जो हर बार बाहर जाने से पहले, यानी घर से बाहर जाने से पहले, ट्यूशन हो, स्कूल हो, कभी पार्टी में जाना हो, इस बात को लेकर बहुत सचेत रहती है, चिंतित रहती है कि वह कैसी दिखती है, कैसे कपड़े पहने हैं, क्या हेयर स्टाइल रखा है, वॉट एवर। ये विकास की किस अवस्था में है अश्वनी तिवारी, फटाफट से बताओ। नाम तो ले लिया, जवाब सही देना पड़ेगा। लेटर चाइल्डहुड में है क्या बच्ची, अडोलेसेंस में है क्या बच्ची, अडल्टहुड में है क्या बच्ची, या फिर अर्ली चाइल्डहुड में है। अर्ली चाइल्डहुड होता है 3 से 6 वर्ष के करीब, या 2 से 6 भी कई बार हम कह देते हैं। अडल्टहुड है आपका 18+। तो इसका तो गेम ही नहीं है पूरे पेपर में, आपके अडल्टहुड पे क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि बच्चा स्कूल से बाहर जा चुका है ना। 11th-12th का बच्चा भी 18+ तो नहीं होगा, 18 तक ही होता है। अडोलेसेंस है 12 से 18 वर्ष। लेटर चाइल्डहुड है 6 से 12 वर्ष। अब 6 से 12 वर्ष में तो बच्चे बिल्कुल गैंग एज कहते हैं उसको, खेलते कूदते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता दिखते कैसे हैं वो। लेकिन हाँ, किशोरावस्था वो टाइम पीरियड है जहां पे बच्चा बहुत प्रभावित है, अपने लुक्स को लेके बहुत सचेत है, कॉन्शियस है ना। और एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म नाम की एक चीज होती है जो एडोलेसेंस में पाई जाती है, और उसमें दो चीजें होती हैं। अभी देखते हैं, समझते हैं दोनों ही चीजों को, कि एडोलेसेंस यानी 12 से 18 वर्ष में जब बच्ची कॉन्शियस है अपने लुक्स को लेके, या बाहर जाने से पहले वो खुद को 4 बार देखती है, अगर एक पिंपल हो गया तो उसका पूरा ध्यान इस बात पर रहेगा कि शायद सब लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, या मेरी ड्रेस के बारे में बात हो रही है, शायद मैं आज अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म एक कॉन्सेप्ट है, जिसकी बात प्याजे भी करते हैं। एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म यानी एक तो ईगोसेंट्रिज्म होता है 2 से 6 वर्ष में, जो आपका अर्ली चाइल्डहुड या प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं प्याजे की भाषा में। ठीक, ये कि बच्चा खुद पे ही सेंटर्ड है, उसको लगता है जो कार्टून मुझे पसंद है, जो चॉकलेट मुझे पसंद है, सबको पसंद होनी चाहिए, यानी वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं देख पाता। ये है किशोरावस्था की अहम केंद्रिता। किशोरावस्था की अहम केंद्रिता है, इसमें दो चीजें होती हैं, किशोरावस्था, अहम केंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म यानी सेल्फ सेंटर्ड है बच्चा। इसमें दो चीजें आती हैं, आप इसको आईपी से याद रख सकते हो। एक तो होती है इमेजिनरी ऑडियंस, यानी कल्पित दर्शक, यानी उसको लग रहा है हर कोई मुझे ही देख रहा है, जहां से मैं निकलती हूं बस ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा। मूवी याद आ रही है, कभी खुशी कभी गम, है ना, वो जो करीना कपूर का कैरेक्टर है। तो एडोलेसेंस वाली ही एज, एकदम कॉलेज में पहुंचे या तो आप स्कूल में होते हैं, तो सारा ध्यान किस चीज पे है, एक इमेजिनरी ऑडियंस चल रही है दिमाग में, कि सब ये इमेजिनेशन है कि सबका ध्यान तुम पे ही है। ठीक है, एक पिंपल हो गया, चाहे पिंपल दिख भी नहीं रहा, फिर भी आपको लग रहा है आज पिंपल हो रहा है, सब मेरे पिंपल के बारे में बात कर रहे होंगे, मेरी ये ड्रेस हल्की सी इस पे कुछ गिर गया है तो सबका ध्यान इसी पे होगा, मेरे हेयर स्टाइल को देख के सब बातें कर रहे होंगे। तो ये टीन एज में होता है, या 12 से 18 में होता है। तो इमेजिनरी ऑडियंस, कल्पित दर्शक जिसको हम कहते हैं, है ना। दूसरा इसमें आता है आपका पर्सनल फेबल। पर्सनल फेबल यानी खुद से ही स्वनिर्मित कहानियां, आप कह लीजिए इनको। पर्सनल फेबल क्या है, उसने खुद को अपने आप में इतना यूनिक समझा हुआ है कि आज से पहले ना तो कोई मेरे जैसा हुआ है, ना कभी हो पाएगा, और मैं तो इतना यूनिक हूं, या मेरे को तो हार्म ही नहीं किया जा सकता। वो कौन सा डायलॉग है, वो अमरीश पुरी का, बहुत पुरानी जो मूवी होती है जिसमें सन्नी देओल है ना, वो कहते हैं कि ना दाएं से ना बाएं से मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। तो वो वैसा ही फील होता है इसको, एडोलेसेंट को, कि मैं तो बाइक मोड़ के भी घुमा दूं तो भी कुछ नहीं होगा, है ना, मेरे को तो चोट लगी नहीं सकती, झूले पे बैठे हैं सब मर जाएं चाहे मुझे कुछ नहीं होगा। तो उसको लगता है कि मैं पता नहीं क्या हूं, कि मुझे तो कुछ होगा ही नहीं। या वो अगर रिलेशनशिप में या प्यार मोहब्बत में पड़ता है तो उसको लगता है आज से पहले ना किसी को प्यार हुआ था ना हुआ है, ये मम्मी पापा ये दोस्त इनको कुछ नहीं पता, मुझे पता है कि ये इमोशन होता क्या है। तो उसको लगता है वो हर चीज यूनिक फील कर रहा है अपने बारे में, कि हर चीज पहली बार घट रही है दुनिया में।
तो ये पर्सनल फेबल की स्थिति है जिसको वो स्वकल्पित अपनी ही स्वयं निर्मित कहानियों में रहता है, और इमेजिनरी ऑडियंस जो उसके दिमाग में चल रही है कि ऑडियंस है। तो ये दोनों ही पार्ट हैं किसके, एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म के, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आएगा प्याजे की, और वैसे देखेंगे तो एडोलेसेंस यानी 12 से 18 वर्ष में आएगा। बात है क्लियर? हाँ, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, एग्जैक्टली आलोक, वो इसी स्टेज की बात है। ठीक, तो वो सचेत है, अपने लुक्स को लेके बहुत कॉन्शियस है, और इस चक्कर में बहुत कलेश भी रहता है दिमाग में, क्योंकि बहुत ही कॉन्शियस रहेगा बच्चा हर चीज को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, अ मदर ऑफ अ सन क्लेम्स दैट हर सन रॉस हैज द हाईएस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड थिंक्स दैट ही इज मैच्योर बट ही इज नॉट, व्हिच स्टेज इज हर सन एट। एक माँ का कहना है कि उसके बेटे रॉस की भाषा विकास सबसे उच्च स्तर पे, यानी बहुत अच्छा हो गया, एडवांस हो गया अगर मैं कहूं, और वह सोचता है कि वह परिपक्व है, लेकिन अभी उतना परिपक्व वो है नहीं। वह मतलब बच्चा सोच रहा है ये जो रॉस है कि मैं बहुत परिपक्व हो गया हूं, बड़ा हो गया हूं, बट अभी वो सच में हुआ नहीं है। बताइए, फटाफट से बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया। अलग अलग कमेंट कर रहे हैं सब। केवीएस की वैकेंसी कब आएगी? देखो आने को तो कभी आ जाए अभी, लेकिन टाइम इस साल के एंड तक मान के चलो, एंड आ ही गया वैसे। देखिएगा, एमपी टेट की पीवाईक्यू की क्लास लेंगे यार, लेंगे। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दो फटाफट से। सी ऑप्शन कह रहे हैं ज्यादातर लोग, समझते हैं कहानी क्या है। अब मदर ऑफ अ सन क्लेम कर रही है कि जो रॉस है उसका जो भाषा विकास है वो उच्च स्तर पे हो चुका है, या डायनामिक मतलब वो कहेंगे एडवांस लेवल पे हो चुका है, बट वो अभी उतना मेच्योर नहीं हुआ है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट हाँ एडवांस हो जाता है, लेकिन मेच्योर नहीं हुआ, उसको लगता है कि वो मेच्योर है। जब इसको कहा जाता है, रॉस एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं, ये रॉस यहाँ पे नाम ऐसे ही रखा गया बच्चे का ताकि आपको हिंट मिल जाए। ठीक, सूडो मेच्योरिटी की अवस्था कहते हैं इसको, सूडो मेच्योरिटी, यानी सूडो मेच्योरिटी बोले तो मिथ्या परिपक्वता। उसको लगता है, वो कौन सा डायलॉग है कि जग मिथ्या है मतलब झूठ है, तो झूठी मेच्योरिटी है उसके दिमाग में। ठीक है, तो मिथ्या परिपक्वता यानी उसको लग रहा है वो बहुत परिपक्व हो गया, कि हुआ नहीं है अभी, कि मैं तो अपने सारे काम खुद कर सकता हूं। तो ये 6 से 12 वर्ष है, उत्तर बाल्यावस्था, जिसको सूडो मेच्योरिटी का काल कहते हैं। हाँ, लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत एडवांस हो जाता है यहाँ पे, काफी अच्छा भाषा विकास हो जाता है, वो अपनी बात को बहुत अच्छे से कहेगा, जोक्स को समझेगा, रिडल्स को, पन को, डबल मीनिंग, ये सारी चीजें वो भाषा पे अच्छी पकड़ आ जाती है। लेकिन क्योंकि ये अभी हाईएस्ट कहना शायद यहाँ पे गलत होगा, बट ठीक है कहा जा सकता है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज में अपने आपको उस तरह से कह दिया है कि आपका जो बच्चा है वो ठीक से मैच्योर नहीं हुआ है। ठीक, तो ये लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष सूडो मैच्योरिटी का काल है, रॉस नहीं कहा है, मिथ्या परिपक्वता, बच्चे को लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया जबकि हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ एमपी टेट का जल्दी ही करा देंगे, हो सकता है कल ही मैं एक मैराथन टाइप ले लूं एमपी टेट के लिए, और वो सीटेट के लिए भी इक्वली हेल्पफुल होगा क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20वां सवाल क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 20, Which of the following is an example of metacognition, यानी परासंज्ञान का उदाहरण कौन सा है। ये सीटेट में पूछा जाने लगा है जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है, और एक बार और पूछा गया था 2018 में, मैं तब भी ये डिस्कस किया करती थी। मजे की बात यह कि सिलेबस में बाद में आया, पहले हम डिस्कस कर रहे थे। Which of the following is an example of metacognition, निम्नलिखित में से कौन सा परासंज्ञान का उदाहरण है। एक तो है कॉग्निशन, अभी आएंगे इस पे, कॉग्निशन और मेटाकॉग्निशन में क्या अंतर है इस पे चर्चा करेंगे, लिख लेते हैं फिर आप जवाब दीजिएगा। कॉग्निशन यानी संज्ञान जिसको हम कह रहे हैं, जिसपे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे पियाजे और वाइगोत्स्की ने थियरी दी है, संज्ञान। और दूसरी तरफ है आपका मेटाकॉग्निशन, यानी कॉग्निशन के भी परे की बात हो रही है, मेटाकॉग्निशन। ठीक, मेटाकॉग्निशन यानी परासंज्ञान, संज्ञान के परे, परासंज्ञान। बात सही है नहीं? सही है, चलो आ जाओ। तो अब आपको जवाब देना है कि मेटाकॉग्निशन का उदाहरण कौन सा है। मेटाकॉग्निशन है बेसिकली, कॉग्निशन तो हो गया थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी काम दिमाग से कर रहे हो। कॉग्निशन के परे जाना मेटाकॉग्निशन है, यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, रीजनिंग अबाउट रीजनिंग, सोच पे भी सोच पा रहे हो, ये मेटाकॉग्निशन है। ठीक, ओवर थिंकिंग को नहीं कहते हैं मेटाकॉग्निशन। ठीक है, कभी कहो कि सोच पे सोचना तो ओवर थिंकिंग होती है, मैं तो खूब करता हूं। मेटाकॉग्निशन में बेसिकली आपका रिफ्लेक्शन, प्लानिंग, ये सब चीजें लगती हैं, है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ थॉट,
दिमाग में जो विचार आपके चल रहे हैं उन पे थिंकिंग पे भी थिंकिंग कर पा रहे हैं, प्लानिंग कर पा रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, विचारों को रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, चिंतन मनन कर पा रहे हैं, है ना, कि सीटेट क्रैक करेंगे कैसे, इस पे आपने प्रॉपर एक प्लान बनाया हुआ है, सोच के भी सोचा हुआ है कि कहाँ गड़बड़ हो सकती है, किस सब्जेक्ट में कब तक मुझे जो है आपका ये कर लेना है, जिसको हम कह रहे हैं मॉक टेस्ट, कब तक सिलेबस खत्म कर लेना है, सारी बातें, और उस पर भी आपने और 4 चीजें एक्स्ट्रा सोची हुई है, स्ट्रेटेजी भी आपके दिमाग में है। तो निम्नलिखित में से कौन सा परासंज्ञान का उदाहरण है? राइटिंग एन एसे, रीडिंग एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया में क्या है वो आप सिंपल समझ लोगे मीनिंग क्या दिया हुआ है, जैसे डिक्शनरी पढ़ रहे हो एक तरह से। सेंडिंग रॉकेट्स टू स्पेस, अब रॉकेट भेजना जो है, मतलब सेंडिंग रॉकेट ये नहीं कहा है बनाना है, भेजना है, तो थिंकिंग प्रोसेस वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी, वो फॉलो हो जाएगी। शॉपिंग करना नहीं, इसमें कोई मेटाकॉग्निशन नहीं लग रहा। राइटिंग एन एसे जो है वो सही जवाब होगा यहाँ पे, निबंध लिखना, क्योंकि जब आप एक एसे लिख रहे हैं, मान लीजिए आप यूपीएससी की परीक्षा में बैठ रहे हैं, खुद से लिख रहे हैं, तो उसमें आपको प्लानिंग लगेगी, एक स्ट्रक्चर लगेगा, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा थॉट पे, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग होगी, कि मान लीजिए किसी एक टॉपिक पे, एक मुद्दे पे एसे लिखना है, तो आपके उसमें क्या विचार है, मुद्दा क्या है, फैक्ट्स क्या है, तो बहुत कुछ आपको सोचना पड़ेगा। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग या अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, जागरूकता के प्रति भी जागरूक रहना पड़ेगा। तो निबंध में जो है यहाँ मेटाकॉग्निशन लगेगा, सिंपल बात। तो यहाँ एक बार और देख लेते हैं बेसिक चीजें, जैसे कॉग्निशन की जब हम बात कर रहे हैं तो थिंकिंग, तो बाकी प्रोसेसेस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ कॉग्निशन का इस्तेमाल है, कि आप दिमाग का इस्तेमाल तो कर रहे हैं भाई, चाहे शॉपिंग में भी हो सकता है आप कुछ चूज कर रहे हो, ये कलर नहीं वो कलर, दिमाग का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, डिक्शनरी से भी मीनिंग देख रहे हैं, रॉकेट अगर आप भेज रहे हैं तो कुछ प्रोसेस होगा, दिमाग तो लग रहा है, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब लग रहा है जो कॉग्निशन है। लेकिन थिंकिंग अबाउट थिंकिंग यानी राइटिंग एन एसे, उसमें फिर आप एक लेवल और आगे जा रहे हैं। हालांकि ये जो ऑप्शन है इसको और करेक्ट करना चाहिए यहाँ पे, बट ठीक है, क्योंकि बना नहीं रहे हैं, रॉकेट भेजने की बात हो रही है सिर्फ, तो आपका वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा वहां पे पहले से बना हुआ। राइटिंग एन एसे में आप रिफ्लेक्ट करते हैं, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग जो टॉपिक है उस पे सोच पे भी 4 बार सोचते हैं। तो थिंकिंग हुआ, यहाँ रीजन करना, तर्क हुआ, ये सब दिमाग के काम है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, मेमोरी यानी चीजों को याद रखना, ये सब दिमाग में ही आते हैं। डिसीजन मेकिंग, कोई निर्णय लेना, जैसे रॉकेट भेजना है तो निर्णय तो लोगे ना, क्या स्टेप प्रोसेस क्या फॉलो करना है। लेकिन थिंकिंग, अब मेटा का मतलब ये बियॉन्ड, वो फेसबुक को भी मेटा बनाया ना इन्होंने, यानी बियॉन्ड, परे, संज्ञान के परे, यानी थिंकिंग के परे, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, बियॉन्ड कॉग्निशन, यानी बियॉन्ड थिंकिंग, थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग। तो यहां पे आपका रिफ्लेक्शन हो गया चीजों पे, यानी प्रकाश डाल पाना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग, ये सब इसमें आ जाएगा मेटाकॉग्निशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं।